नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है नाजायज़ संबंध। आइए इसे सुनते हैं। बाहर गेट खुलने की आवाज़ से बरामदे में बैठकर पेपर पढ़ रहे रामदेव ने नज़रें उठाकर देखा। उसी समय उनके लिए चाय बनाकर कप के साथ रसोई से बैठक में कदम रखते हुए बिंदु ने भी सर उठाकर देखा। दोनों की नज़रें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। 2 दिन पहले की बात है। अभिराम ने पिता से कहा था कि उसके साथ एमएससी पढ़कर उसी के कॉलेज में काम करने वाली चंदा के साथ वह शादी करना चाहता है। रामदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उन्हें आकर हमसे बात करने के लिए कहो। उस लड़की के पिता क्या कर रहे हैं और उनके परिवार के बारे में बता दो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे किस कुल के हैं, उनका गोत्र क्या है, वे हमारे दर्जे के हैं कि नहीं, बस ये भी तो देखना होगा ना। अभिराम ने डरते हुए कहा कि चंदा के पिता हरिजन हैं और वह उनकी तीसरी संतान है। अब आगे कुछ कहता इसके पहले ही रामदेव ने कहा, यह शादी नहीं होगी, और वे उठकर वहाँ से चले गए। माँ ने अभी को समझाने की कोशिश की, हमारे ब्राह्मण कुल में ही बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं, तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी है। कल ही तेरे मामा ने भी एक रिश्ते के बारे में फ़ोन पर बताया है कि लड़की पढ़ी लिखी बैंक में नौकरी करती है, अपने माता पिता की अकेली संतान है। मैं और तुम्हारे पापा कल उस रिश्ते को हाँ कहकर आने वाले थे। तो इस तरह दूसरे कुल की लड़की से विवाह कर हमारा नाक कटाएगा क्या? लोग क्या कहेंगे? हम उन सबको अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? कहकर रोने लगी। रामदेव ने पुकारा, बिंदु, उससे क्या बातचीत कर रही है? कल हम जा रहे हैं और रिश्ता पक्का कर रहे हैं, समझी? उसको भी समझा दो। यह कल की बात थी। अब अभिराम उस लड़की चंदा को ब्याह कर लाया है। जैसे ही अभिराम चंदा का हाथ पकड़ के आगे आया, रामदेव ने कहा, तुझे मैं अपने घर से अलग कर रहा हूँ। मैं अब एक ही बेटा और एक ही बेटी है। चला जा मेरी आंखों के सामने से, कहकर अंदर चले गए। जाते जाते बिंदु का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अभिराम वहाँ से चंदा को लेकर चला गया। दोनों नौकरी करते तो थे, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभिराम और चंदा ने अपना तबादला दूसरी जगह करा लिया। जाने के पहले एक बार माता पिता से मिलने के लिए गए, पर भाई ने, जो उससे 3 साल छोटा था, दुत्कार करते हुए कहा, जिसे माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं है, उसे इस घर में हम कदम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे लगा जयराम कितना बड़ा हो गया है। मैंने कहा, मैं यहाँ रहने नहीं आया, सिर्फ यह बताने आया हूँ कि मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं पिताजी को बता दूँगा। आपके दिए हुए घाव से वे अभी भी संभल रहे हैं, उनसे मिलकर उनका दर्द मत बढ़ाइए। बाय, कहकर उसने दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं अपना छोटा सा मुँह लेकर वापस आ गया। वैसे मुझे माँ को ही एक बार देखना था। मैं और चंदा दूसरे शहर में अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। चंदा के घर से कोई खबर नहीं, न ही मेरे घर से कोई खबर थी। 1 साल बाद हमारे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। बेटा धीरे धीरे 1 साल का हो गया और चलने लगा। रविवार के दिन चंदा और अभिराम घूमने निकले। बच्चे का हाथ पकड़ के वे टहल रहे थे। पीछे से किसी ने पुकारा, अभी। जानी पहचानी आवाज़ थी। अभिराम ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चाचा का लड़का था। आते ही वह अभिराम के गले लग गया। दोनों सालों बाद मिल रहे थे, क्योंकि अभी के पिता ने खुद तो अभी को अपने घर से अलग किया ही था, साथ ही उनके रिश्तेदारों ने भी अभी को अलग कर दिया था। इसलिए इन सबसे मिले उसे काफ़ी साल हो गए थे। बातचीत के दौरान उसने बताया कि अभिराम के पिता की तबीयत खराब हो गई है, कभी मिलकर आ जाओ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर अभिराम को बुरा लगा कि भाई ने कम से कम खबर तो दे दी होती। उसकी इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि माता पिता के हाल चाल के बारे में भी ना बता सके। दूसरे ही दिन उसने छुट्टी ली और अकेले ही पिता के घर पहुंचा। पर उसके पहुंचने के 1 घंटे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। भाई ने और बहन भी आई थी, पर किसी ने भी हालचाल नहीं पूछा और उसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। पूरे कार्यक्रम के बाद अभिराम को खाना भी पिछवाड़े में ही खिलाया। माँ ने देखा और सिर्फ आंसू बहाती रही। रात को सोने के लिए अपने दोस्त पंकज के घर गया। बातों बातों में उसने कहा, मुझे एक बात तुझे बतानी है।
मैंने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिताजी ने एक हरिजन लड़की से तूने शादी की तो तुझे घर और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया था, परंतु उनका उसी हरिजन बस्ती की एक औरत के साथ नाजायज़ रिश्ता है। उस औरत के 2 बच्चे भी हैं। पूरे गांव को यह बात मालूम थी, पर उनकी कड़वी ज़बान से लोग डरते थे। तुम्हारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे देख सहन ना कर सकने के कारण मैंने यह बात तुम्हें बताई है। तुम्हारी माँ और भाई सबको यह बात मालूम है, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी तरफदारी नहीं की। इस बात का मुझे बुरा लगा और मैंने तुम्हें सब बता दिया। अभिराम ने कहा, कल मुझे उनके घर ले चल। पंकज ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठकर अभिराम तैयार हो गया। पंकज ने घर का पता बता दिया। अभी वहाँ पहुँचा वे उदास बैठी थी। अभी को देख उठकर खड़ी हो गई और कहा, मेरा नाम कामिनी है। आपके पिता ने मुझसे शादी नहीं की, पर वो मेरे पति जैसे ही हैं। उन्हें समाज का डर था, इसलिए तुम्हारी माँ को ब्याह कर लाए और मुझसे बिना शादी के ही संबंध रखते थे। उन्होंने पूरी तरह से मेरा ख्याल रखा। मेरे बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाया। कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होने दी। तुम्हारे साथ ही उन्होंने अन्याय किया है। मैं भी तुम्हारी माँ के समान उनसे डरती थी। ज़बान के कटु थे, पर दिल के बहुत अच्छे थे। इतने सालों में कभी भी मैं उन्हें बिना देख नहीं रही। आगे मालूम नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अभिराम ने कहा, चाहे तो आप उनसे जायदाद में हिस्सा मांग सकती हैं। कामनी ने कहा, नहीं बेटा, मेरे दोनों बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। बड़ा बेटा रेलवे में है, दूसरा बैंक में। उन्होंने ना मुझे वहां आने के लिए कहा है। 10 दिन होते ही चली जाऊंगी। अभिराम वहां से घर आया। भाई अपना रौद्र रूप लिए खड़ा था। तुम कामिनी को भड़काने के लिए उसके घर गए थे? अभी ने कहा, देख जय, उनके बच्चों के पास वे जा रही हैं। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे जायदाद में वो हिस्सा मांगने नहीं आएंगी। कहते हुए पलट कर गेट की तरफ बढ़ा। पीछे से भाई की बेटी गौरी ने आवाज़ दी, बड़े पिताजी, यह चिट्ठी आपको दादी ने देने के लिए कहा है। और चिट्ठी हाथ में रखकर भाग गई। अभिराम घर आकर चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। माँ ने लिखा है, अभी ढेर सारा प्यार। मेरी जब शादी हुई थी तब मुझे तुम्हारे पिता के नाजायज़ संबंध के बारे में मालूम था, पर मैंने सब सहते हुए इतने साल गुजार दिए। तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा था उसे भी मैं दिल पर पत्थर रखकर सह लिया। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए मुझे सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। अभी तुम्हारे भाई बहन भी स्वार्थी हैं। जब तुम्हारे पिता बीमार थे, दोनों ने तुम्हारे खिलाफ उनका कान भर कर सारी जायदाद अपने नाम करा लिया है। मेरे पास मेरे गहने हैं, अभी मैं तुम्हें वे देना चाहती हूँ। मेरे बाद जब भी तुम यहाँ आओगे, यह चिट्ठी उन्हें दिखाना। बहुत सारा प्यार। अभी दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, अपने लिए एक नियम, दूसरों के लिए एक नियम। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि माँ होकर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारे परिवार के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पोते को इस दादी की तरफ से बहुत प्यार। बहू को और तुझको प्यार और आशीर्वाद। मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हारे लिए कुछ न कर सकने वाली माँ। अभी ने पत्र पढ़ा और चंदा को माँ की चिट्ठी पढ़ने को देता है और उनकी मजबूरी बताते हुए रोता है। दूसरे दिन माँ के गुजर जाने की खबर मिलती है। पिछली बार की समान भी इस बार भी उसे घर से बाहर बिठाया जाता है। 10 दिन बाद अभिराम वापस आ जाता है। फिर कभी उस तरफ उसने जाने की सोची भी नहीं। साल महीने गुजर गए। अभी का बेटा IIT में इंजीनियरिंग करके MS करने अमेरिका चला जाता है। एक दिन जयराम का फ़ोन आता है, भाई आप भाभी जल्दी से घर आ जाइए, काम है। अभिराम के समझ में कुछ नहीं आया। चंदा को भाभी बुला रहा था, आश्चर्य की बात है। चंदा ने कहा, पर दोनों गांव पहुंच गए और हमेशा की तरह अभी चंदा के साथ बाहर ही खड़े थे। तभी भाई आकर कहता है, अरे आप लोग बाहर ही खड़े हैं, अंदर आ जाइए। अंदर जयराम की बेटी किसी लड़के के साथ बैठी थी। जयराम ने कहा, शुचि, कि तुम्हारे बड़े पिताजी और बड़ी माँ हैं। अभी यह मेरी बेटी और मेरे होने वाले दामाद डेविड हैं। अब अभी के समझ में आया कि जयराम ने उसे क्यों बुलाया है। सालों पहले जो गलती उसने की थी वही गलती उसकी बेटी कर रही थी और वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। पर लोग तो कहेंगे, भाई को तो भगा दिया घर से और बेटी को घर पर रखा, तो लोगों का मुंह बंद करने के लिए उसने मुझको बुलाया था। बहन रोशनी भी आ गई। भाई भाभी कैसे हैं?
कहते हुए उसी समय जयराम ने कहा, अभी हमारी छोटी बहन है और उसकी मदद हम ही कर सकते हैं। अभी ने कहा, आगे क्या है कह दे। जय, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, अभी रोशनी की ननद की बेटी है, सुंदर पढ़ी लिखी। तुम अपने बेटे के लिए इस रिश्ते को हाँ कह सकते हो ना, क्योंकि रोशनी की ननद उस पर जोर दे रही है कि किसी तरह यह रिश्ता करा दो, कहते हुए अब अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकते हो ना। तुम दोनों सोच लो और चलो खाना खाने चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना परोस दिया गया। अभी अपनी पत्नी चंदा के साथ पिछवाड़े में अपनी जगह पर बैठ गया। जयराम ने कहा, क्या है अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? अंदर सबके साथ बैठो ना, शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? अभिराम ने कहा, देख जय, पिछले 15 सालों से मैं जब भी आता था वहीं बैठकर खाता था, तब तुम्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका गया तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और तेरी बेटी किसी और कुल के लड़के से विवाह कर रही है तो मुझे अपने में मिलाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। बस कर, कितना नीचे गिरोगे? मुझे यही अच्छा लगता है और मैं यहीं बैठूंगा और मैं अपने बच्चों पर अपनी विचार नहीं थोपूंगा। उसे जिस किसी भी लड़के को अपना जीवन साथी चुनना है उस पर स्वतंत्रता है। अब हम चलते हैं, कहते हुए चंदा का हाथ पकड़कर गेट से बाहर निकल जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। सच यह है कि स्वार्थ मनुष्य को कितना भी नीचे गिरा सकता है। वर्तमान समय में भी कुल की बात करते हैं, हम तो इंसान के नाम पर धब्बा है। सबको समान समझकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।